हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज हम लोग मना लिए हैं। भले ही आपका ये वीडियो कल अपलोड होगा तो आप लोग कल हमसे मिलिएगा, लेकिन आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग अपने देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर कार्य करने के लिए सोचते हैं, तभी हमारे देश का विकास होता है। तो कहते हैं कि अलग अलग गलियों में रहने वाले लोगों को कौन गिनता है, जब वक्त पड़े तो सब मिलकर साथ खड़े हों तभी अपना देश बनता है। युवा शक्ति का नारा अक्सर सुनने को आता है, पर वक्त पड़े तो आज इन युवाओं को भी सही रास्ता कोई कहां दिखाता है। क्या इतनी आजादी काफी है? ये सोचने वाली बात है। क्या इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी? क्या इसी के लिए रन में कूदी वो नन्ही सी किलकारी थी? क्या इसी आजादी के लिए भगत सिंह ने खुद को फांसी पर चढ़ाया था? क्या केवल नोटों पर छपने के लिए महात्मा गांधी ने सीने पर गोली खाया था? तो क्या इतने सालों का ये आजाद वतन अपना है? क्या यही महात्मा गांधी और भगत सिंह का सपना है? जी हाँ, ये सोचने वाली बात है और हम लोग बिल्कुल इसको सोचेंगे और अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ भी अगर अच्छा करते हैं तो उसका डायरेक्ट हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग हमेशा अच्छा सोचेंगे, ठीक है, और अच्छे कार्य को करने का कोशिश करेंगे। और बाकी साथ में तो पढ़ाई लिखाई भी चलते रहता है, इस पर भी आपको सोचना है कि कैसे हम जॉब करेंगे तो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी मेरी भागीदारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी जॉब को लेने के लिए एक कड़ी आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सेट नंबर 30 स्टैटिक जीके सेशन का देखते हैं, जो कि सालों मिस आएंगे और इस सेशन की शुरुआत सालों मिस करेंगे। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज सेशन नंबर 30 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। श्रवण बेलगोला में, उससे पहले एक चीज देख लीजिएगा, कल आप लोग के लिए भारत रत्न का एक वीडियो अपलोड किए थे कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में। उसमें एक छोटा सा गलती हो गया था। इसमें क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे और अपने बिहार से रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो ये मिला था 1962 में, 1962 में। 54 में 3 लोग को मिला था। किसको किसको मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ठीक है। और किसको मिला था? तो सी राजगोपालाचारी को मिला था। और किसको मिला था? तो एक और आदमी थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। इन तीनों को 1954 में मिला था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको 1962 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। चलिए देखिएगा, कर्नाटक में आपका एक जगह पड़ता है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर किनका मूर्ति बनवाया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, कौन? तो इनका नाम है गोमतेश्वर, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर। और इनको कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाहुबली, ठीक है, बाहुबली भी इनको कहा जाता है। आपसे सवाल किया है कि यह प्रतिमा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गंग वंश का एक मंत्री था, ठीक है। कौन था? तो गंग वंश के मंत्री नाम क्या था? तो नाम यही था चामुंड राय। गंग वंश के एक मंत्री चामुंड राय के द्वारा श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति बनवाई गई थी, जो उस समय भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगर बात करें तो गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित थे? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, कौन थे? ऋषभदेव, उन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, ऋषभदेव। जो इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका 2 पुत्र था। ऐसा कहा जाता है जैन अनुश्रुति में कि पहले जैन तीर्थंकर के 2 पुत्र थे, एक का नाम था गोमतेश्वर या बाहुबली और एक का नाम था भरत,
ठीक है। तो ये आपका पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र का मूर्ति कहाँ बनवाया गया, तो कर्नाटक में बनाया गया यही, ठीक है। ये गोमतेश्वर में ही, मतलब ये श्रवण बेलगोला में ही प्रत्येक 12 साल में एक पूजा होता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है महामस्तकाभिषेक, ठीक है। क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेक। और ये पूजा जो है प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है, ठीक है। कितने साल में होता है, तो ये होता है आपका 12 साल में, इतना याद रखिएगा। चलिए खारवेल के बारे में देखें तो ये आपका उड़ीसा कलिंग का शासक था और ये भी जैन धर्म से संबंधित था। अगर और आप देखते हो कि गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, ठीक है, क्योंकि एक टाइम में ये भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति था। तो ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति थी इसका ऊंचाई जो था 57 फीट, ठीक है, 57 फीट। अगर आपसे मीटर में पूछ लेगा तो 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर, 57 फीट या फिर आपका 17 मीटर। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि अभी दुनिया की या फिर आप कह लो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो ये है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है। कहाँ है, तो ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट द्वीप के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर इसमें आपका इसका ऊंचाई पूछता है तो इसका ऊंचाई कितना था, 17 मीटर, और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 182 मीटर, जो भारत की साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये किनकी प्रतिमा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। देखो यहाँ पे मीटर हो गया, इसका भी कभी कभी फीट में पूछ लेता है, तो 597 फीट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 597। चलिए आगे आते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2 में आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है। जैसे राष्ट्रीय महत्व का, जैसे अभी देखो अयोध्या में राम मंदिर बना, ताजमहल है, लाल किला है, बहुत सारे जगह है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय महत्व का है, इसका संरक्षण करना चाहिए। इस चीज का चर्चा देखो इस भाग में कहाँ पर किया गया है, तो जैसा कि आप भाग देख रहे हो तो ये आपका पॉलिटी से संबंधित है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। हालांकि इनकी संख्या बड़ी है, 25 हो गई, क्योंकि 1 2 करके और भी जोड़ा गया, 4 का ए जोड़ा गया, 9 का ए जोड़ा गया, 9 का 2 जोड़ा गया, भाग 7 को खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से 22 नंबर के अनुसार है, और अगर आप गिनती के अनुसार देखते हो तो संख्या कितनी है, 25, ठीक है। अब देखिएगा, तो इन्हीं 22 में से पूछ रहा है कि किस भाग में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण का चर्चा किया गया है। तो ये किया गया है, देखिएगा। चलिए शुरुआत से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, तो राज्य और संघ के बारे में, राज्य और संघ के बारे में। दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो दूसरे में दिया हुआ है नागरिकता के बारे में, ठीक है, नागरिकता के बारे में। तीसरा दिया हुआ है मौलिक अधिकार के बारे में, कि व्यक्ति को कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाएगा जो भारत का नागरिक होगा। और चौथे में क्या दिया हुआ है, तो चौथे में दिया हुआ है डीपीएसपी, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिएगा कि कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के बारे में। चलिए इसको उठाते हैं हम लोग 4 को और देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आगे देखते हैं इसका चर्चा कहाँ किया गया है, तो भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में आर्टिकल कौन कौन सा आएगा, तो आर्टिकल आएगा 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में। वहीं आपसे पूछ देगा कि ये चीज कहाँ बताया गया, कौन सा चीज, तो यही राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 49 में। क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करे, ठीक है। चलो इतना याद रखना। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि क्या
डीपीएसपी में जो दिया हुआ है उसके खिलाफ अगर वो काम राज्य नहीं करता है, जैसे 36 से 51 के बीच दिया गया है कि राज्य को ये सब काम करना होगा अपनी जनता के लिए, अगर उसमें से कोई भी काम अगर राज्य नहीं करता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, रिट निकाल सकते हो? तो जी नहीं। तो ये सवाल, ये सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हो कि जो डीपीएसपी है ये वाद्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी जो है वाद्य योग्य नहीं है। और क्या जान सकते हो, डीपीएसपी का प्रावधान अपने संविधान में किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड कहाँ से लिया? ठीक है, आयरलैंड कहाँ से लिया? तो ये लिया था स्पेन से, ठीक है। आयरलैंड कहाँ से लिया? तो आयरलैंड जो आपका लिया था ये कहाँ से लिया था? ये लिया था स्पेन से। चलिए आगे आते हैं। एक चीज और, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडली, उसका प्रावधान भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में किन किन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा, ये भी कहां से लिया गया? तो ये भी लिया गया आयरलैंड से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार होता है, परंतु इसमें किसका अभाव होता है? हम लोग जानते हैं कि माँ का दूध जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ बच्चों को मिलता है। वही आपसे सवाल कर रहा है कि इसमें से क्या, किस चीज का अभाव होता है? तो अगर बात करें इसमें किस चीज का अभाव होता है, तो ये होता है लौह तत्व का, ठीक है। लौह तत्व का अभाव होता है। बाकी सब जो है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ठीक है, ये सारा चीज आपका बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। अगर आपसे विटामिन पूछेगा कि दूध में कौन सा विटामिन, ठीक है, दूध में कौन से विटामिन का अभाव होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं होता है। तो ये किस चीज में होता है? तो ये आपका खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में होता है। और देखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक सप्ताह भी चलाया जाता है, ठीक है। कब से कब तक? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्तनपान सप्ताह, ठीक है। और इसको कब से शुरू किया गया है? तो 1992 से, ठीक है। कब से शुरू किया गया? 1992 से। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डायलिसिस का प्रयोग होता है। डायलिसिस एक आपका प्रक्रिया है, ठीक है। ये किस अंग के खराब होने के बाद होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, उसमें से किस ऑर्गन में कुछ भी डैमेज हो जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है, तो डायलिसिस किया जाता है। तो ये होता है किडनी के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? किडनी तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका इंग्लिश नेम दिया हुआ है गुर्दा, ठीक है, गुर्दा। जब इंसान का किडनी खराब हो जाता है तो फिर उसके बॉडी में कौन सा प्रक्रिया करवाया जाता है? तो ये कराया जाता है डायलिसिस, जो बहुत ही महंगा प्रक्रिया होता है। चलिए उठाते हैं हम लोग यहाँ पे किडनी को और देखते हैं किडनी के बारे में। चलिए आइएगा किडनी के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी जो है किस प्रकार के सेल से बना होता है? तो आपका ये नेफ्रॉन सेल से बना होता है, ठीक है, न्यूरॉन नहीं होगा। न्यूरॉन से तो आपका ब्रेन सेल बना होता है ना, मस्तिष्क वाला, ठीक है। किडनी जो है ये आपका किस सेल से बना होता है? तो ये बना होता है नेफ्रॉन से, ठीक है। नेफ्रॉन नामक सेल से आपका क्या बनता है? तो बनता है ये किडनी। किस शेप का होता है? तो बीन के शेप्ड का होता है, बीन शेप्ड, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? तो बीन्स के जैसा होता है, या फिर राजमा जो होता है ना, राजमा के शेप का होता है। कितना होता है? तो ये आपका पेयर में होता है, ठीक है। कितना पेयर होता है? तो 1 पेयर होता है। और अगर देखें कि किडनी कहाँ पर स्थित होता है, तो ये होता है आपका डोर्सल साइड ऑफ, देखिएगा, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन, मतलब पेट के ये पीछे वाले भाग में होता है, ठीक है। जैसे ये हम लोग देखते हैं ना कि आगे हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे लंग्स हुआ, फिर पेट होता है, फिर आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के पीछे साइड, ठीक है, ये स्टमक के पीछे साइड डोर्सल साइड क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या? किडनी। तो आप याद रखिएगा कि पेट के ये पीछे वाले भाग में होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका प्रॉपर नाम दे देगा कि इस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेक्टोरियल कैविटी, पेक्टोरियल कैविटी। चलिए और देखते हैं जैसे, और हाँ, अब देखो कि जो आपका किडनी है इसका मेन काम क्या होता है? तो यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन
ठीक है, यूरिन मतलब मूत्र। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका किडनी में, यूरिन का फॉर्मेशन। दूसरा और भी क्या काम होता है इसका? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? तो मतलब ब्लड को छानता है, और जो गंदा चीज होता है वो अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, और जो अच्छा होता है उसको वापस से ब्लड में क्या करता है? भेज देता है। जैसे अपने बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ठीक है, अपने बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, इसको बॉडी से कौन बाहर निकालने का काम करता है? तो ये करता है किडनी। ठीक है, किडनी किस टाइप का शेप में होता है? तो देखिएगा इस टाइप के शेप में होता है किडनी। ठीक है, इस टाइप का मतलब बीन टाइप का बना होता है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि जो दायां वाला किडनी होता है, इधर साइड का दायां का किडनी थोड़ा छोटा भी होता है, थोड़ा नीचे भी होता है, और बड़ा वाला थोड़ा बड़ा होता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। दायां वाला किडनी थोड़ा छोटा भी होता है, थोड़ा नीचे भी होता है, और बड़ा वाला किडनी थोड़ा बड़ा भी होता है, और कहाँ होता है? तो ऊपर भी होता है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां कौन था ये? तो ये एक इन्वेडर था। भारत में एक नहीं बहुत सारे इन्वेडर आए, भारत को बहुत बर्बाद करने का कोशिश की, लेकिन आज देखो कि आज भी भारत जस का तस खड़ा है, और काफी अब डेवलपिंग से डेवलप की ओर भी जा रहा है। चंगेज खां जो मंगोल आक्रमणकारी था, भारत आया था, बट भारत पे अटैक करने के लिए नहीं आया था, किसी का पीछा करते हुए आ रहा था। किसका पीछा करते हुए आ रहा था? जलालुद्दीन मांग बर्नी का। वो फारस का राजकुमार था, और उसका पीछा करते हुए कौन आया था? तो चंगेज खां भारत आया था। उस समय भारत में गुलाम वंश का शासन चल रहा था। गुलाम वंश में पूछेगा कि कौन? तो इल्तुतमिश का शासन चल रहा था, और इल्तुतमिश जानता था। देखो एक क्वेश्चन आता है कि आपका इल्तुतमिश किससे नहीं लड़ते हुए भी भारत को बचाया। देखो ये जो आपका चंगेज खां था, चंगेज खां जलालुद्दीन मांग बर्नी का पीछा करते हुए भारत आया, और जलालुद्दीन मांग बर्नी भारत आया था, इल्तुतमिश के पास भी आया और बोला कि मेरे पीछे चंगेज खां पड़ा हुआ है, मेरा रक्षा करो, हमको बचाओ। इल्तुतमिश देखा कि भाई चंगेज खां बहुत मतलब भयानक टाइप का आदमी है, उससे अभी हम लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो वो आपका जो जलालुद्दीन मांग बर्नी था उससे उसका हेल्प ही नहीं किया, उसको भगा दिया, बोला कि भाई हमको नहीं पढ़ना तुम्हारे चक्कर में। और चंगेज खां को ये संदेश भी भिजवा दिया कि जलालुद्दीन मांग बर्नी मेरे पास आया था आपके खिलाफ, लेकिन हम उसका हेल्प नहीं किए, और वो फलना साइड गया है, आप भी उधर चले जाओ। तो चंगेज खां भारत को छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इल्तुतमिश मतलब बचाया भारत को, उस आदमी से भारत को बचाया कि ये आता तो बर्बाद कर देता, और उस समय इल्तुतमिश इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था कि उससे वो लड़ पाता। तो वही होता है ना कि कभी कभी आदमी उस लेवल में होता नहीं है, फिर भी लड़ पड़ता है, और ये दिमाग लगाया, नहीं लड़ा कि भाई लड़ने से और भी हम बर्बाद ही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा चंगेज खां जिसका मूल नाम क्या था? तेमुचिन नाम था। ठीक है, तेमुचिन, ये खुद को, ठीक है, जो चंगेज खां था कहाँ का था? मंगोल का था, मंगोल आक्रमणकारी था। ये खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ईश्वर का अभिशाप। ठीक है, बहुत ही अजीब टाइप का ये आदमी था। ठीक है, ईश्वर का अभिशाप कहता था खुद को। ठीक है, किसका पीछा कर रहा था? तो जलालुद्दीन मांग बर्नी का, जलालुद्दीन मांग बर्नी का, जलालुद्दीन मांग बर्नी का ये क्या कर रहा था? तो पीछा करते हुए भारत आया था। और उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो गुलाम वंश का शासन चल रहा था। और गुलाम वंश में भी किस शासक का शासन चल रहा था? तो इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। क्या इल्तुतमिश लड़ा था चंगेज खां से? नहीं लड़ा था, उसको साइड ही कर दिया कि भाई तुमसे हम लड़ नहीं पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, गोदावरी नदी इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, देखिएगा गोदावरी नदी, ठीक है, कहाँ बहती है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत, या फिर आप कह सकते हो ना दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ कहाँ होते हुए? तो महाराष्ट्र होते हुए, तेलंगाना होते हुए, और
आंध्र प्रदेश होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए किधर गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, ये दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा। इसकी कुछ सहायक नदी है, सहायक नदी में कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे वेन गंगा। ठीक है, क्या हो गया? सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी में कौन कौन सा हो जाएगा? तो वेन गंगा हो जाएगा। ठीक है, पेन गंगा वगैरह सब क्या हो जाएगा? तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे वेन गंगा, इंद्रावती, इंद्रावती क्या हो जाएगी? इसकी सहायक नदी। क्वेश्चन क्या किया था कि गोदावरी नदी इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से गुजरती है, जी हाँ। तेलंगाना से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। नहीं किससे गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट है। ठीक है, देखो पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया। एक हो जाएगा आपका जो स्थल भाग है वो महाद्वीप कहलाएगा, और जो आपका जलीय भाग है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा महासागर। महासागर, महासागरों की संख्या कितनी है? तो हम कई बार बताए हैं कि एक ट्रिक याद रखिए, क्या? तो पैसा, पैसा से आपका पकड़ा जाएगा कि कौन कौन है, और बड़ा से छोटा का क्रम भी पता चल जाएगा। क्या? पैसा। ठीक है, देखिए कौन कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण इसको कहा जाता है आपका सॉदर्न ओशियन। ठीक है, दक्षिणी महासागर, और ये हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। तो इतने सारे महासागर है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर, जिससे रिलेटेड सवाल किया है। दक्षिणी मतलब हो गया नीचे वाला एरिया, और उत्तरी मतलब हो गया आपका क्या? तो उत्तरी वाला हो गया ऊपर वाला एरिया। आपसे सवाल किया है दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिजी को। ठीक है, फिजी कहाँ पड़ता है? तो जब आप वर्ल्ड मैप इस टाइप से देखते हो तो यहाँ पे आपका ओशिनिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पे छोटा सा एक देश है जिसको फिजी कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर को क्या किया है? 2 भाग में बांट दिया, दक्षिणी और उत्तरी से आपसे पूछ रहा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो फिजी को। और फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। वही आपसे पूछेगा उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा, उत्तरी प्रशांत महासागर का, उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है हवाई द्वीप। क्या कहलाता है? हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर को बहुत शांत है ये। ठीक है, इसमें उद्गार वगैरह नहीं होता है, सुनामी वगैरह जल्दी नहीं आता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो प्रशांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लाड़ की प्रकृति होती है, लाड़। हम लोग जानते हैं कि हमारा जीभ एनी टाइम भीगा हुआ होता है, किस वजह से? सलाइवा की वजह से। और सलाइवा मतलब क्या होता है? लाड़। ठीक है, तो देखिएगा कि जो लाड़ का प्रकृति होता है, लाड़ की प्रकृति, इसमें आपसे इसका क्या कर रहा है? पीएच वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको पीएच वैल्यू पता होगा तो बता दोगे कि अम्लीय है या फिर लवणीय है या फिर क्या है? क्षारीय। तो जो लाड़ की प्रकृति होती है ये लगभग कितनी होती है? 6.5। 6.5 मतलब ये समझ में आ गया कि 7 से क्या है? कम है। ठीक है, हम लोग को पता है कि 7 से अगर कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? तो अम्ल कहलाएगा। 7 रहेगा तो लवण कहलाएगा, और 7 से ज्यादा आएगा तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा क्षारीय। और ये जो आपका लार है इसका प्रकृति क्या है? पीएच कितना है? 6.5। इट मीन्स ये किस प्रकृति का है? अम्लीय है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 6.5 है मतलब उसको क्या कहते हैं? प्रबल। प्रबल अम्लीय नहीं है, ये बहुत हल्का है, दुर्बल अम्लीय है। ठीक है, अब दूसरा देखेगा कि जो लार में कुछ कुछ एंजाइम होते हैं। हमारे जीभ में एनी टाइम क्या होता है कि लार बनते रहता है। क्यों बनता है? तो पहले तो बहुत सारे कीटाणु विषाणु को मारता है जो अपने बॉडी में जाता है, मुंह में ही बहुत लोग को बहुत कुछ मार देता है। दूसरा, जब आप खाना खाते हो तो क्या करता है? खाना को वो आपका एंजाइम इसमें मिलाता है ताकि खाना का डाइजेशन बढ़िया से हो सके। इसमें 3-4 तरह का एंजाइम होता है। कौन कौन सा? एक तो टाइलिन, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, टाइलिन हो जाएगा। और क्या होगा? एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज। और भी कुछ होता है। तो हाँ, जब आप खाना खाते हो तो कुछ कीटाणु अपने मुंह में, अपने जीभ में ही मर जाता है। कौन मारता है उसको? तो उसको मारता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम।
लाइसोजाइम। ये सारा क्या है, तो ये सारा है आपका इंजाइम। कहाँ पर है ये, तो ये हमारे लार में होता है। ठीक है, अब देखो आप एक चीज याद रखना, कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी लिक्विड निकलता है, जो कुछ भी, पसीना निकल रहा है, थूक निकल रहा है, लार निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, हार्मोन निकल रहा है, ये सारा किसी ना किसी ग्लैंड से निकलता है। ग्लैंड मीन्स आप समझ सकते हो कि थैली। ठीक है, तो कौन से ग्लैंड से निकलता है, ये लार जो है किस ग्लैंड से निकलता है, तो ये निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। कितने प्रकार का ग्लैंड है, तो इसमें 3 तरह का ग्लैंड आता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में कितने प्रकार का ग्लैंड आता है, 3 तरह का। कौन कौन, तो देखिएगा पहले पैरोटिड ग्लैंड, सबसे पहले आप आओगे पैरोटिड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सब लिंगुअल। क्या होगा, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है, ग्लैंड है। तीनों के तीनों से क्या बनता है, तो तीनों से बनता है आपका लार, मतलब सलाइवा। एक क्वेश्चन और बनेगा कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो तीनों में सबसे बड़ा है आपका पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन था हमारा लार की प्रकृति क्या होती है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कैसी होती है, अम्लीय होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 देखिएगा क्या बोल रहा है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। ठीक है, जैसे कोई कार चल रहा है, कोई बस चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी ही नहीं, आप कार एरोप्लेन कुछ भी समझो। जब वो कार चल रहा है या एरोप्लेन चल रहा है, तो वहां पे दोनों तरह का काम हो रहा है। कैसे, तो जो आदमी बैठा हुआ है, जो आदमी बैठा हुआ है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ है, तो वो आदमी अस्थितिज ऊर्जा में है। जबकि वो गाड़ी क्या है, तो गाड़ी जो आपका गतिज ऊर्जा में है, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो। आप बैठे हुए हो, आप अस्थिर ऊर्जा में हो, उसके बावजूद आप कहीं पे बैठे बैठे कहीं और पहुंच गए। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहा है। कौन कौन सा काम हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा भी, गतिज ऊर्जा का काम कौन कर रहा है, गाड़ी। अस्थितिज ऊर्जा, तो जो आदमी बैठा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है या एरोप्लेन में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देखिएगा मैक्सिमम टाइम क्या करता है, ऑब्जेक्टिव पूछने के चक्कर में आपसे बहुत बार फॉर्मूला पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, और दूसरा अस्थितिज ऊर्जा, इसका भी फॉर्मूला पूछ लेता है, अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपका इस चीज का एग्जाम हुआ था, सीटेट का। सीटेट में पूछा हुआ था इससे रिलेटेड, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2 mv²। ठीक है, और अस्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, तो इसका होता है mgh। ठीक है, और जब आप इस दोनों को जोड़ देते हो तो कौन सा ऊर्जा बन जाता है, तो बन जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। कितना बार इक्वेशन में क्वेश्चन देता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा संविधान के किस भाग में, आज 2 क्वेश्चन भाग से आ गया, संविधान के किस भाग से ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बेसिकली धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं था, पंथ निरपेक्ष होता था, लेकिन आदमी बोलते बोलते इसको पंथ निरपेक्ष से क्या कर दिया, धर्मनिरपेक्ष। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा 2 जगह लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। कहाँ, प्रस्तावना। ठीक है, और भी कहीं लिखा हुआ है, तो हाँ प्रस्तावना के साथ साथ एक और भाग में लिखा हुआ है, और ये भाग कौन सा है, भाग 3। पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, भाग 3 में क्या आता है, तो भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए अभी के टाइम में, जैसे अभी आप देख रहे हो जो भी मोदी जी का है, लगता है कि हिंदू राष्ट्र को वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है कि भाई जो भी पीएम होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसको पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष मतलब अपना उसका कोई पक्ष नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के प्रति। लेकिन यहाँ पे आप देखो, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो उसमें मोदी जी ही बैठे। इट मीन्स कि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री हैं और एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो वही चीज है, तो कितना लोग विवाद कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री ये सब काम कर रहा है, तो ये गलत हो रहा है। उसका प्रॉपर अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, पर्सनल हो सकता है बट आपका पॉलिटिकल रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से विवाद कैसे शुरू हो रहा है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, ये अपने संविधान में था ही नहीं। ठीक है, जो अपना मूल संविधान था उसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नाम का कोई वर्ड नहीं था, इसको बाद में डाला गया। बाद में कब डाला गया, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संशोधन हुआ था।
कब हुआ था? 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 3 वर्ड जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो 2 वर्ड हम बता रहे हैं, एक वर्ड आप बताइएगा। समाजवाद वर्ड जोड़ा गया और कुछ जोड़ा गया था, तो हाँ यही पंथ निरपेक्ष वर्ड, ठीक है, पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया। और कहा जाता है कि अपने देश को सेकुलर बना दिया गया, सेकुलर बना दिया यही वर्ड, नहीं तो अपने देश का कोई सेकुलर नहीं था, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था भारत को। खैर अब जो भी हो, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे तो वही बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड है कहीं भाग में, तो हाँ भाग 3 में है और साथ ही कहाँ है? प्रस्तावना में। वैसे भाग से ज्यादा क्वेश्चन प्रस्तावना में आता है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष वर्ड कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष वर्ड कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 3 में कैसे? भाग 3 में तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार है, फिर धर्मनिरपेक्ष वर्ड कैसे आएगा? तो देखो कैसे आएगा। जब आप भाग 3 का चर्चा करते हो, कहां से कहां तक आता है? 12 से 35। 12 से 35 के बीच बताया गया है कि भारत में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनको कौन कौन सा अधिकार मिलेगा। और इसी में 25 से 28 के बीच, 25 से 28 के बीच जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसी से बताया जाता है कि हाँ भाई अपना देश धर्मनिरपेक्ष है, भाग 3 में भी है और आपका प्रस्तावना में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में भी और प्रस्तावना में भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।